So I hope whatever we have learnt yesterday, you are well versed with that now. So at least अभी क्या क्या पता होना चाहिए? What is my expectation from you that you should know right now is you should know about pressure belts. ठीक है, आपको प्रेशर बेल्ट्स पता होनी चाहिए कि हाई प्रेशर कहाँ पे है, लो प्रेशर कहाँ पे है, हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, ठीक है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बाद डोल्ड्रम क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो. सो एनी डाउट्स इन दिस, फर्स्ट क्लियर दैट. है तो पूछ लो, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा. ओके, सो डोल्ड्रम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डोल्ड्रम? Low pressure area near the equator, no wind zone. Yes, no wind belt. Low pressure area near the equator. Very good. So that's the answer. ठीक है, ठीक है. No, not hot wind. It is when the hot wind rises. ठीक है, जब hot wind rise हो जाता है तो उस जगह पे लो प्रेशर जोन बनता है. उस लो प्रेशर जोन को जो हमारे इक्वेटर पे होता है, if you remember clearly, this is the equator, है ना. तो यहाँ से हॉट एयर राइज हो रहा था इस तरीके से दोनों तरफ. तो ये जब हॉट एयर यहाँ से राइज हो जाएगा तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे कोई हवा नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा हवा का, सब उड़ चुका है ऊपर, है ना. तो इसके इसके वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? डोल्ड्रम क्रिएट होगा. नो विंड जोन. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल थे, ठीक है ना, एनडीए में एंड सीडीएस में भी. तो ये जो चीज है ये भूलना नहीं है, ठीक है. तो सबको ये सारे जो भी सेल्स हमने पढ़े थे, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट इन दैट? किसी को भी? ओके, सो आई एम कंसिडरिंग नो डाउट्स. One doubt that I got yesterday was regarding, if you remember, I told you if this is our Earth, which is tilted at an axis, वो डिग्री कितना था? अगर ये मान लो कि अगर ये सीधा है तो ये कितने डिग्री पे टिल्ट है? 23.5. वेरी गुड. सो इसके अकॉर्डिंग योर इक्वेटर वुड बिकम लाइक दिस. अगर उसको टेढ़ा कर दूं, सीधे से ऐसा कर दूं फ्रेम को, सो इट वुड बिकम लाइक दिस. यस. सो आई सेड फॉर 6 मंथ्स डायरेक्ट सनलाइट जो है, फॉर 6 मंथ्स डायरेक्ट सनलाइट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मिलेगा यहाँ से सन के तरफ, सन के पास से. ठीक है, दिस इज डायरेक्ट सनलाइट क्योंकि ये सन के लिए एकदम सीधा हो जाएगा. एंड दिस 6 मंथ्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन विल नॉट रिसीव दैट एंड इट विल बी रिवर्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स. सो द डाउट वाज, देखो मैंने तो ये अज्यूम किया ना कि यार ये तो आ ही जाता होगा, सो मैंने कल बताया नहीं था. बट सिंस इट इज अ डाउट, इट इज अ वेरी वैलिड डाउट, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. सो इज देयर एनीवन हैविंग डाउट कि अगले 6 महीने में रिवर्स कैसे हो जाता है? How will Capricorn get the heat and not the Cancer get the heat? Anyone having doubt in this? New students? बताओ यार. रोटेट हो जाता है? नहीं, देखो रोटेट हो जाता है इज नॉट द आंसर एक्चुअली. ठीक है, रोटेट हो जाता है इज नॉट द आंसर. ओके, चलो. सो मृणाली हैज अ डाउट एंड दिवाकर आल्सो हैज अ डाउट. वेरी गुड. सो यू शुड आस्क. ठीक है, रोटेट नहीं होता है, समझो इसको अब. अच्छा, इफ आई से दिस इज द सन and the planetary motion around the sun is circular, am I right or wrong? Wrong? No sir, wrong. Okay, why is it wrong?
इट इज इलिप्टिकल, वेरी गुड। वैसे न्यूटन ने कहा था कि ये राउंड होता है, ठीक है। न्यूटन के जो भी ग्रेविटेशनल फिनोमेना थे, इट वाज कंसिडरिंग द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन टू बी राउंड, ऐसा उसका वो था, मानना था। तो अच्छा, किसने बोला था कि इलिप्टिकल होगा? हु हैड सेड दैट इट शुड बी इलिप्टिकल? केपलर, क्या बात है, वेरी गुड। सो नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है। या तो आपने कल गलत कंसेप्ट समझा है, या तो आपको डाउट रह गया है। एनीवेज जो भी है क्लियर करो। अर्थ इधर है और अर्थ अपने एक्सेस पे टिल्ट है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो इक्वेटर है वो इस तरीके से ऐसा बन गया होगा, ठीक है। इन दिस केस अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अब डायरेक्ट सनलाइट जा रही है। नाउ अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने बाद ये इधर आएगा तो इट विल बिकम लाइक दिस, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों, समझो इस बात को। अर्थ सन की तरफ घूमता है, ठीक है, चारों तरफ घूमता है, 364 डेज लगते हैं उसको, दैट इज राइट। बट इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड इट सेल्फ ऑल्सो ना। एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन, तो उसका खुद का भी एक रेवोल्यूशन होता है, राइट। यस, बिकॉज ऑफ दैट यू सी द अर्थ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप उसको चाहे इधर देखो, आप उसको इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कहीं पे भी देखो, you see the earth at any point of time, it will always appear to be the same. So इसका एक्सेस अब भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, हमेशा सेम रहेगा। बट इन दिस केस अब देखो, सन की डायरेक्ट लाइट जो है कहाँ पड़ रही है? कहाँ पड़ रही है? कैप्रिकॉन पे। नाउ इज दिस डाउट क्लियर? whosoever had this doubt? Okay, okay, good, okay। एंड ये हमारा समर होगा और ये हमारा विंटर होगा, ठीक है ना। समर एंड विंटर, राइट। सो ये डाउट क्लियर करना था, डाउट क्लियर हो गया। नाउ विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स कितने लोगों को नहीं समझ में है? हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड कोरियोलिस फोर्स यस्टरडे? बी फ्रैंक, यू विल गेट द बेस्ट। ओके, गुड। एनीवन एल्स? ओके, 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 चलो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि आज वापस करेंगे इसको। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। देन फेरल्स लॉ, वेस्टरलीज, ईस्टरलीज, एंड ITCZ, ठीक है। इतने कंसेप्ट आज हमें कवर करने हैं मिनिमम। नाउ कोरियोलिस फोर्स, एज आई सेड, इतना तो आपको याद होगा, एज आई सेड कि इट इज नथिंग बट रिलेटेड टू इनर्शिया। अब इसको हम लोग समझेंगे और इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कल जो हमने इमेजेस देखे थे उसके साथ, राइट। नाउ गोइंग बैक टू द सेम एग्जांपल दैट वी टुक यस्टरडे, विल डू इट इन अ बेटर वे टुडे। ये हमारा मैरीगो राउंड है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है जहां से सारे वो आयरन बार्स होते हैं जिसको पकड़ के बच्चे खेलते हैं, समथिंग लाइक दिस। कुछ ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। दिस इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। नाउ एज वी नो कि रोटेशन ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश। ओके,
वेस्ट से ईस्ट, ऐसा होगा, राइट? ओके, नाउ कंसिडरिंग देयर इज नो एयर, कंसिडरिंग दैट देयर इज नो एयर, हवा बिल्कुल नहीं है। अब मैं सेंटर से बाहर की तरफ, दैट मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए बाहर की तरफ पॉइंट बी, ठीक है, बॉल फेंकना चाहता हूँ। इफ आई वांट टू थ्रो द बॉल फ्रॉम ए टू बी, दिस मैरी गो राउंड इज नॉट मूविंग, इट इज स्टेशनरी राइट नाउ, देयर इज नो एयर, नथिंग, ठीक है ना? इफ आई थ्रो, विल इट गो स्ट्रेट फ्रॉम ए टू बी? अरे यार, हवा नहीं चल रही है, देयर इज नो एयर, ठीक है ना, और ये स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, तो फिर यहां से हमने अगर बी की तरफ फेंका तो ये सीधे जाएगा। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट हियर? ओके, नाउ आई एम मेकिंग इट रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कल हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, आज हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अब अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, या इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, वेस्ट से ईस्ट घुमा रहा हूँ, तो अब इसको इस डायरेक्शन से हवा लगेगी, एक धक्का लगेगा उसको, सो इसके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो ये ऐसे मुड़े, या एक तो ये ऐसे मुड़े। कैसे मुड़ेगा? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? सब लोग भी कह रहे हो? ओके, तो ये जो धक्का लग रहा है, दिस इज द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, फोर्स है ना एक तरीके का। तो फोर्स है तो क्या करेगा, एनी फोर्स इज गोइंग टू चेंज समथिंग, तो ये सीधा जो जा रहा था उसको धक्का लगेगा, बिकॉज ये इस डायरेक्शन से मार रहा है इसको, तो इसलिए वो मुड़ जाएगा बी की तरफ। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग हियर। ये वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा बताता हूँ। लास्ट टाइम ये एफकेट में भी आया था, ठीक है, वेस्टर्ली ईस्टर्ली का क्वेश्चन आएगा। पहले इसको समझो, तो कंसेप्ट तो समझो, क्वेश्चन क्या आएगा देखेंगे। सो ये चीज क्लियर हुई कि ये किस तरीके से ऐसे क्यों मुड़ रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? ये ऐसे पूरा का पूरा ही वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू मूव द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर जोन से, ये हाई प्रेशर से ऊपर लो प्रेशर में जाएगा पोलर फॉन्ड में। कल इतना तो हमने समझा था कि हाई से लो जाता है, इतना तो समझ में आ गया होगा। सभी हाई से लो जाएगा, तो फिर इट इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जैसा एग्जांपल दिया था मैंने अब, द एग्जांपल व्हिच आई गिव यू राइट नाउ, इन दैट एग्जांपल इट इज गोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये ऐसे ही है। सो जब ये हॉर्स लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज गोइंग टू टिल्ट इन दिस वे। एनी डाउट्स करेंटली? ओनली द न्यू पीपल आंसर, जिसने कभी नहीं पढ़ा इसको। ओके, ग्रेट। यशवी, ऊर्जा, आर यू देयर? ओके, ये चीज समझ में आ गई? इसी कंसेप्ट को नीचे लगाते हैं। लेट अस यूज द सेम कंसेप्ट डाउनवर्ड्स। अगेन लेट अस कंसिडर कि द एयर इज नॉट मूविंग, ठीक है, चल नहीं रही है, स्टेशनरी है। अगर मैं बॉल को फेंकू तो ये ऐसे आएगी, इट शुड कम इन दिस वे, सीधे। बट नाउ इफ आई मेक इट मूव, हवा ऐसे मार रही है इसको, ठीक है, हवा ऐसे मार रही है। सो अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, whether will it turn this way, whether will it turn this way, this is A, this is B। अगेन B, ग्रेट। हम नीचे आओ, नीचे वाला हॉर्स लैटिट्यूड देखो, जहां पे H लिखा हुआ है हाई प्रेशर, फ्रॉम देयर ये लो प्रेशर में जा रहा है,
इज द डायरेक्शन द सेम जो भी हमने देखा? है ना? आई होप यू कैन सी द डायरेक्शंस, राइट? थोड़ा जूम करना पड़ रहा है क्या आप लोगों को? मैं ही कर देता हूँ, रुको। ठीक है, आई होप नाउ यू कैन सी द डायरेक्शंस। ठीक है, तो अभी जब जैसे हमने देखा वो सेम है। सो जो फोर्स के वजह से वो टिल्ट हो रहा है, वो जो कर्व हो रहा है, दैट फोर्स इज कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हो गए। कहाँ के? हमारे वेस्टरलीज के। ठीक है, वी हैव टेकन द एग्जांपल्स ऑफ वेस्टरलीज। अब ये वेस्टरलीज क्यों है, क्या है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, फिलहाल वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल ये डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ विल टॉक अबाउट, थोड़ा सा 3D में बनाता हूँ अब। विल टॉक अबाउट द पोल नाउ। ये हमारा पोल है। ठीक है, और इस पोल से ओके, काइंड ऑफ 3D बन गया। नाउ लेट्स से आई हैव टू, लेट्स से आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड समवन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। ठीक है, एंड आई एम थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम ऊपर से नीचे। व्हेन द अर्थ इज नॉट मूविंग, विल इट कम डाउन स्ट्रेट? आंसर इज यस। क्लियर? अगर ये नहीं हिल रहा है, अगर अर्थ नहीं रोटेट कर रहा है, तो ऊपर से नीचे ये क्लियर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? बट इफ द अर्थ इज मूविंग, ये इंसान तो आगे बढ़ जाएगा ना, दिस पर्सन विल कम डाउन, मतलब मूव इन दैट साइड। अगर ये इस तरीके से रोटेट करेगा वेस्ट से ईस्ट तक, तो ये इंसान तो आगे बढ़ जाएगा, राइट? एंड नाउ इफ आई ट्राई टू थ्रो इट, तो वहां से बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इट विल ट्राई टू कम बैक इन द सेम प्लेस वेयर इट इंटेंडेड टू कम। इंसान तो आगे बढ़ गया, बट बॉल तो वो अपने ओरिजिनल जगह पे जाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। समझ आ रही बात? ओके, सो ऊपर से कर्व इस तरीके से आएगा। द कर्व फ्रॉम टॉप विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? ओके, इस वाले में ज्यादा अच्छे से समझेगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग खड़े थे एंड वी आर थ्रोइंग द बॉल डाउनवर्ड्स नाउ, अब नीचे फेंक रहा हूं मैं। ठीक है, एंड द अर्थ इज मूविंग इन दिस वे, अर्थ ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा था, अब वो आगे बढ़ गया, उसको बॉल दिया था तो वो पीछे की तरफ इस तरीके से आएगा। इज द डायरेक्शन मैचिंग विथ व्हाट वी सॉ? क्लियर है? सिमिलरली नीचे से बॉल फेंकू, स्टैंडिंग ओवर हियर। ठीक है, नीचे से अब अगर मैं यहाँ पे बॉल फेंकू, ये इंसान ऐसे आगे जाएगा एंड नाउ इट विल टर्न इन दिस वे। ठीक है, नाउ द पर्सन हैज रीच्ड यहाँ पे आगे, बट यहाँ से जब मैं बॉल फेंकूंगा, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। क्लियर? सो नीचे वैसा दिख रहा है? नीचे वैसा दिख रहा है? ओके, नाउ वॉट एवर वी सॉ हियर, ये जो दोनों जो पोल पे देखा, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, दिस टू विल ऑलवेज बी सेम। सिमिलरली ऊपर के दो विल अगेन बी सेम। ठीक है ना? मतलब एक में जो हमारे यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है, डायग्राम में जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इनसाइड आउट कर रहे हैं। लेट्स से वी आर स्टैंडिंग इन द मिडिल एंड ट्राइंग टू थ्रो द बॉल आउटसाइड। ठीक है ना? हम लोग जो रेड पार्ट, ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, इन द ब्लू पार्ट व्हाट वी डिड,
हम लोग बीच में खड़े थे और वहां से हमने बॉल बाहर फेंका तो डिफ्लेक्शन कैसा हुआ उसके कंसेप्ट के हिसाब से आपके ब्लू पार्ट के होंगे, वो हमने देख लिए थे। ठीक है ना। रेड पार्ट का क्या मानना है? रेड पार्ट में आप ये मानो कि यू आर स्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है ना, आप सर्कल के एंड पे खड़े हो एंड यू आर ट्राइंग टू थ्रो द बॉल इनसाइड। सो उससे आपके जो चेंज आएंगे अभी हमने जो देखा, ठीक है, दैट चेंज इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पार्ट्स, ये दोनों और ये दोनों। यहां तक चीजें समझ में आई? एनी डाउट्स यू हैव, पूछ लेना भी। ठीक है ना। अब मैंने वो माइंड रीडिंग वाला काम सीखा नहीं है, सो आई डू नॉट नो कि आपके दिमाग में क्या है। पूछोगे तो बिल्कुल बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो कैसे बताऊंगा। अभी चारों पार्ट्स क्लियर है? आर ऑल द फोर पार्ट्स क्लियर? द टू रेड zones and the two blue zones? Okay, great. So what did I tell you कि what we are going to learn today? अच्छा मैंने मिटा दिया। पहला तो मैंने कहा कि कोरियोलिस फोर्स। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था? फेरेल्स लॉ। ठीक है। अब देखो कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से हमने सारे डायरेक्शंस फाइंड आउट कर लिए। वी फाउंड आउट ऑल द डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमने फेरेल्स लॉ पढ़ लिया, बट फेरल था कौन, क्या बोलता क्या है? तो फेरल इज अ कामचोर इंसान, या कुछ हद तक आप लोगों की तरह। हमें चाहिए रहता है एक शॉर्ट ट्रिक, अकॉर्डिंग टू दैट शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट शॉर्ट ट्रिक वी वांट टू रिमेम्बर थिंग्स। ठीक है, टेक्निकल भार्ड में जाए, हमें जो है हमें चाहिए कि कोई ऐसा ट्रिक बता दे जो कि हर जगह पे यूज हो जाए। व्हाट डिड फेरल सेड? ये जो फेरल है, ये फेरल ये कहता है कि जब भी कोई भी डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व हो, whenever there is a involvement of deflection of particle, whether it be water, air, ice or anything like that which is in motion due to Coriolis effect। कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से किसी भी चीज में अगर डिफ्लेक्शन आ रही है पार्टिकल में, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, आइस हो या कुछ भी हो, तो फेरल भाई साहब कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रखना है। सिंपल सी बात है, ये याद रखो कि आपका जो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर होगा, इन द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, ठीक है, द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड राइटवर्ड। हमेशा राइट वर्ड में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना। अब ये मैं आपको मैच करवा दूंगा। और अगर सदर्न हेमेस्फीयर होगा, सो ऑलवेज द डिफ्लेक्शन विल बी लेफ्टवर्ड। इतना याद रख लिया, काम हो गया। ठीक है ना, इतना अगर आपने याद कर लिया तो काम हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में हमेशा राइटवर्ड मोड़ना है और सदर्न हेमेस्फीयर में हमेशा लेफ्टवर्ड मोड़ना है। ठीक है ना। तो अब आपको अगर कोरियोलिस फोर्स से वो सारे जो हमने डायरेक्शंस देखे, कौन किधर टर्न हो रहा है, वो याद रहा तो ठीक, नहीं तो फेरल भाई साहब को याद रखो। ठीक है, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में राइटवर्ड, सदर्न हेमेस्फीयर में लेफ्टवर्ड। नाउ लेट अस चेक दिस, देख लेते हैं। अब अपने आप को दोनों हेमेस्फीयर के लिए अलग अलग टाइप के हिसाब से आपको प्लेस करना है। यू प्लेस योरसेल्फ लाइक दिस। आप ऐसे प्लेस करो अपने आप को जैसे कि ऊपर खड़े हो। तो ये जो डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इफ यू आर स्टैंडिंग देयर एट द पोल, तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा डायरेक्शन है? इज इट राइट और लेफ्ट? इंसान जो ऊपर खड़ा है, सो इट विल बी राइट फ्रॉम देयर, राइट। नाउ यहाँ पे खड़े हो जाओ। वेयर इज द डिफ्लेक्शन? राइट। ओके, अगेन यहाँ पे खड़े हो जाओ। कहाँ है डिफ्लेक्शन? सो अग्रीड की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर बार डिफ्लेक्शन राइट की तरफ होगा। जहां पे भी डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जहां पे भी
हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर बेल्ट पे खड़े हो जाओ और वहां से अपना राइट हैंड ऊपर करो, उस डायरेक्शन में मोड़ दो, खत्म। ठीक है ना, भाड़ में जाए कोरियोलिस। ठीक है, सो दिस इज फेरल। अभी सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहा उसने? सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? वो खड़े हो जाओ इधर। नाउ अब क्या हो रहा है? लेफ्ट हो रहा है। लेफ्ट हो रहा है, ये वाला। यस। अब ब्लू के लिए ऐसे खड़े हो जाओ। लेफ्ट हो रहा है। ओके, और वापस से इसके लिए ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, देन अगेन यहाँ से लेफ्ट। ठीक है, कौन अच्छा है? कोरियोलिस बाबा अच्छे है या फेरल अच्छा है? फेरल बाबा की जय। अच्छा, दोनों भी, अच्छा अच्छा। ओके, ठीक है। कहा ना मैंने आप लोगों की तरह है। तो कोरियोलिस फोर्स क्लियर है? कोरियोलिस, ये सदर्न हेमिस्फीयर में हैंड स्टैंड करना है। यस, कैसे भी खड़े हो जाओ, लेफ्ट दिखना चाहिए बस। सो कोरियोलिस फोर्स, फेरल्स लॉ, दिस टू वी हैव कवर्ड नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। नाउ द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। ठीक है, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो साइड हमें देखना है। ठीक है, सो वेस्टर्लीज विल ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट एंड गो टुवर्ड्स द ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट में जाएगा। ईस्टर्लीज विल ऑलवेज ओरिजिनेट इन द ईस्ट एंड गो टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है ना, तो हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि वेस्टर्लीज आर ओरिजिनेटिंग इन द वेस्ट एंड गोइंग इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये हवा जो है, हवा एक जगह से ओरिजिनेट कर रही है, वो जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन के हिसाब से उसका नाम दिया गया है वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज। इज दिस पॉइंट क्लियर? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ये। ओके, नाउ ये जो वेस्टर्लीज है, ठीक है ना, ये जो वेस्टर्लीज है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट विंड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज परमानेंट विंड्स। कौन? वेस्टर्लीज। ठीक है, और ये जो ईस्टर्लीज है, उसमें भी जो ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में मतलब ये वाला, तो दिस आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। दिस ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज ब्रिंग रेन। ये रेनफॉल के लिए जिम्मेदार है। कौन? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड विंड। ठीक है, सो वेस्टर्लीज को परमानेंट विंड कहते हैं, और ईस्टर्लीज को, उसमें भी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज को ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन। क्लियर ये चीज? ओके, सिमिलरली जो ऊपर पोल्स की तरफ है, इधर और इधर, दिस आर कॉल्ड एज पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है ना, इनको कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। क्या चीज रिपीट करूं? आई सेड की जो वेस्टर्लीज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज परमानेंट विंड्स। और जो ये जो जितने भी आपको रेड जोन्स दिख रहे हैं, ऑल द रेड जोन्स आर ईस्टर्लीज। अब इस ईस्टर्लीज में दो टाइप्स है। वन इज पोलर ईस्टर्लीज, अदर इज ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज रेन कॉज करते हैं, दे ब्रिंग रेन। कैसे, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, रेनफॉल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड विंड्स बिकॉज दे ब्रिंग रेन। रेन लाने वाले विंड्स को ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है ना, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कॉल्ड एज ट्रेड विंड बिकॉज दे ब्रिंग रेन। ठीक है, और ये जो पोल्स पे है, दे आर कॉल्ड एज पोलर ईस्टर्लीज। एनी डाउट सो फार? आई एम वेटिंग फॉर द न्यू स्टूडेंट्स टू आंसर, जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, द सीडीएस गाइज।
and those who joined now. Okay. ठीक है, ईस्टर्ली हो गया, वेस्टर्ली हो गया. Now yesterday we talked about the intertropical convergence zone, right? ये जो पार्ट है, जिस पार्ट में ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज आ रहा है, ऊपर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से भी और नीचे से सदर्न हेमिस्फीयर में भी, ये दोनों आकर ऐसा लग रहा है ना कि दे आर मीटिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट, एट दिस जंक्शन, है ना, ये वाला जो पार्ट है. सो एज दे आर मीटिंग एट दिस जंक्शन, they are called as intertropical convergence zone because they are coming and converging with each other. ये कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं. अब जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, बिकॉज इट इज एट द इक्वेटर, इट इज क्वाइट वार्म. ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे है, ये काफी वार्म है, और वार्म होने के कारण यहाँ से हवा ऊपर उड़ जाती है, और हवा ऊपर उड़ जाती है इसलिए यहाँ पे बन जाता है डैश, लो प्रेशर. ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर इन द ट्रॉपिकल जोन we get frequent cyclones. जिस जगह पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, उस जगह पे उसको भरने के लिए, उस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से विंड फ्लो करते हैं. जो विंड फ्लो करता है, एंड अलोंग विद दैट कोरियोलिस इफेक्ट लगता है. कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो घूमने लग जाता है, क्या, हवा. तो बीच में मान लो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इस डायरेक्शन से हाई प्रेशर आ रहा है, इस डायरेक्शन से हाई प्रेशर आ रहा है, इस डायरेक्शन से हाई प्रेशर आ रहा है. सो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स व्हाट हैपेंस इज, ये जब हवा इधर आके इसको भरने की कोशिश करती है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट दे स्टार्ट मूविंग इन सर्कल्स लाइक दिस, दैट क्रिएट्स साइक्लोन्स, एंड दो साइक्लोन्स आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है हमारे इस पूरे ट्रॉपिकल रीजन में. ठीक है ना. और कोई भी यूपीएससी एग्जाम के लिए ये जितने भी साइक्लोन्स है उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. इफ यू हैव फॉलोड द पेपर ऑफ सीडीएस, ठीक है, अगर आपने सीडीएस का पेपर फॉलो किया है, लास्ट 4 बार में अलग अलग साइक्लोन के नाम पूछे गए हैं कि वो कौन से कंट्री ने नेम किया है. सो व्हाट वाज द रीसेंट साइक्लोन, सबसे रीसेंट एक साइक्लोन अभी आंध्र प्रदेश की तरफ था, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट. कुछ दिन पहले, 1 महीना, यस, इसको नेम किसने किया था, यस. सो ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड इन द चैनल, आपको ये सारी चीजें चैनल पे मिल जाएंगी. ठीक है. कौन से चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे. So I keep posting the news whichever is important and you should remember those news. ठीक है, वही से आपके एग्जाम में आएंगे. तो एनडीए में 10 करंट अफेयर्स आते हैं. ठीक है, एनडीए में फिक्स रहता है हमेशा 10 आते हैं, और सीडीएस में फिक्स रहता है हमेशा 20 आते हैं. ठीक है, दिस नंबर्स आर फिक्स्ड, एंड ऑल दिस 20 and 10 जो भी है, विल फाइंड एवरीथिंग इन द चैनल इटसेल्फ. चैनल से बाहर कुछ नहीं आएगा. ठीक है ना. स्टैम्प पेपर पे गारंटी चाहिए, ले लो. So far any doubts? Okay. Let's say this is the Tropic of Cancer. Then what is the degree? (23.5) north. Okay. And this belt will be horse latitude, or we can call it subtropical. ठीक है ना, subtropical zone. So yes, subtropical high या subtropical zone. So ये कितना होता है, 6.5 degrees up to 30. Yes, 23.5 to 30 तक होता है. Very good.
चलो, so we have remembered these things. Now can we move towards the next topic, that is jet streams. कभी आपने कार धोते हुए देखा है? Have you ever seen the washing of cars? वो कई बार एक पाइप लगा रहता है, उस पाइप में एक वो बंदूक जैसे एक ट्रिगर रहता है, उसको दबाने से बहुत ही तेजी से पानी बाहर निकलता है. व्हाट इज इट कॉल्ड? जेट, है ना? और उसमें से जो पानी निकलता है उसको जेट स्ट्रीम ही बोलते हैं, जेट स्प्रे और जेट स्ट्रीम बेसिकली. सो वही कंसेप्ट है इधर. सो व्हाट हैव यू सीन? उसमें से जो पानी निकल रहा है कैसे निकल रहा है? बहुत ही हाई प्रेशर से निकल रहा है, राइट? वेरी वेरी हाई प्रेशर, है ना? तो ये जेट स्ट्रीम बेसिकली ऐसा ही कुछ है और बहुत फास्ट होता है ना? जनरली वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है. सो समथिंग लाइक दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. ठीक है, ऐसे ही कुछ देखेंगे. ठीक है, तो ये जिन लोगों ने सीबीएसई में पढ़ाई की है, 9th स्टैंडर्ड में 2 लाइन था इसके ऊपर. ठीक है, देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड एज क्लाइमेट. उस क्लाइमेट चैप्टर के 5 पेज में 2 लाइन पूरे जेट स्ट्रीम के ऊपर थे, पूरे 2 लाइन. ठीक है, वो भी याद नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं फिर. 2 लाइन की कीमत तुम क्या जानो. एनीवेज, तो फर्स्ट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट जेट स्ट्रीम इज, सबसे पहले फॉर्म होता कैसे है. हाउ आर दिस जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड? सो yesterday we talked about हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, राइट? हेडली सेल पढ़ा था, फेरल सेल पढ़ा था, पोलर सेल पढ़ा था. नाउ इन दिस, विथ रिगार्ड्स टू दिस, हमने देखा था यहां से गर्म हवा निकल के आ रही थी. ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से गर्म हवा निकल के इस तरफ जा रही थी, राइट? नीचे से इस तरीके से ऐसे ऊपर, यस. और दूसरी तरफ ये जो हमारा पोल है, द पोल दैट वी हैव, जहाँ पे हाई प्रेशर है, उस जगह से इस डायरेक्शन में ठंडी हवा आ रही थी, राइट? ओके, नाउ टेम्परेचर सेम है क्या दोनों का? दोनों हवा जो आ रही है सामने आप आपस में मिलने आ रही है, क्या उनका टेम्परेचर सेम है? नहीं है, राइट? एज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल डू नॉट टेक प्लेस नाइसली. बहुत ही खराब इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसिंग होता है, जिसके वजह से ये जितना पार्ट नीचे जा रहा है, ठीक है, जितना पार्ट नीचे जा रहा है और यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहा है, सब ट्रॉपिकल हाई बना रहा है, उसमें सारा का सारा एयर नहीं आता. कुछ एयर यहाँ पे छूट जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. ये दोनों का जो टेम्परेचर था, एक गर्म था एक ठंडा था, इंटरमिक्सिंग सही से नहीं हुआ, कुछ पार्ट ऑफ एयर वहां पे छूट गया. समझ आ रही है बात? कुछ पार्ट ऑफ एयर क्या हुआ, वहां पे छूट गया. वो जो है, वो हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनने वाला है. अभी हम लोग सिर्फ हवा की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर. यस्टरडे आई टोल्ड यू एयर इज स्टैटिक. अब ये विंड बनेगा तब वो जेट स्ट्रीम बनेगा. ठीक है, नाउ इट इज जस्ट एयर. हाउ विल इट बिकम विंड, विल डिस्कस दैट. उसी तरीके से एक और जोन कौन सा था, जहां पे ये जो है यहाँ से टकराने के बाद अब ये थोड़ा सा गर्म बनकर आ रहा है. ठीक है, बिकॉज ये वाला जो नीचे उतर रहा है यहाँ से, यहाँ से जो हवा नीचे उतर रहा है, ये गर्म हवा से टकराने के कारण थोड़ा सा गर्म होकर आ गया, राइट? ऐसा कल कुछ पढ़ा था हमने, याद है? दूसरी तरफ पोल से जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब ये ठंडा है. ठीक है, द वन विच इज कमिंग फ्रॉम द पोल, दिस वाज क्वाइट कोल्ड. और ये यहाँ से और नीचे कहाँ जाएंगे? नीचे नहीं जा सकते थे, दे कुड नॉट गो डाउन, सो दे हैड टू मूव अपवर्ड्स. उनको ऊपर जाना पड़ा, राइट? और ऊपर जाकर फिर से वो एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में इस तरीके से सेल बना था. तो वापस से इस पोजीशन पे देर इज अगेन टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि दो अलग अलग जोन से, एक आ रहा है पोल से बहुत ठंडा है, दूसरा आ रहा है सब ट्रॉपिकल एरिया से जो गर्म है. तो बिकॉज ऑफ दैट अगेन अ लिटिल बिट ऑफ एयर विल बी लेफ्ट ओवर हियर, जिसके वजह से यहाँ पे बनेगा पोलर जेट स्ट्रीम. तो दो टाइप के जेट स्ट्रीम होते हैं.
एक होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है, एक होता है पोलर जेट स्ट्रीम। तो दो टाइप के जेट स्ट्रीम होते हैं। और दो लाइन जो मैंने बताया ना आपके 9th में लिखा था वो यही था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स, वन इज सब ट्रॉपिकल, वन इज पोलर। क्यों, कैसे कैसे बना, कुछ नहीं मालूम, बस होते हैं। क्लियर है अभी कैसे होते हैं ये दोनों जेट स्ट्रीम? तो ये है आपके दोनों जेट स्ट्रीम के डायग्राम्स, ठीक है, ये है जेट स्ट्रीम के डायग्राम्स। आप जाके 9th के बच्चों को बताएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है, ये दोनों आपके जेट स्ट्रीम्स है। ये ऊपर वाला कौन सा होगा, ये जो ब्लू में है, पोलर, और ये जो रेड में है, दिस इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। नाउ देयर पोजीशन, अभी भी हम लोग एयर पे है, अब तक उसको मूव नहीं करवाया हमने, अब उनके पोजीशन की बात करते हैं। सो वेयर डू यू फाइंड दिस जेट स्ट्रीम्स? सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स, राइट? ठीक है, हमने पहले पढ़ा था इन सीडीएस बैच। आई हैव नॉट टॉट दिस चैप्टर सो फार, बट थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन तो होगा ही ना कि एटमॉस्फेयर के ऐसे लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, राइट? सब बेसिक नॉलेज यू माइट हैव, है ना? अगर नहीं है तो अभी सुन लो, ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, अभी सुन लो, ठीक है। एटमॉस्फेयर के ऐसे लेयर्स होते हैं, सबसे जो क्लोजेस्ट होता है हमारे अर्थ से दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं मेसोस्फियर। उसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर के ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोस्फियर, ठीक है ना? नाउ व्हाट आर वी कंसर्न्ड अबाउट? ये जितने भी स्पीयर्स है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, एक से दूसरे के बीच का जो ट्रांजिशन होता है, ये वाला जो यहाँ पे ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, जो भी ट्रांजिशन होता है उसको बोलते हैं पॉज। जैसे द लाइन दैट यू कैन सी, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, बिटवीन ट्राटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर, दिस पॉज विल बी कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। उसी तरह जो सेकंड लाइन है यहाँ पे मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्पॉज। उसके बाद मेसोपॉज, उसके बाद थर्मोपॉज। तो जितने भी ऐसे आपको ब्रेकिंग दिख रहे हैं दो के बीच में, उसको क्या बुलाते हैं? पॉज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है और जो स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बीच का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, ठीक है, और द ट्रांजिशन पार्ट बिटवीन द टू, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज, ठीक है। ये जो ट्रोपोस्पॉज है, ये ट्रोपोपॉज में हमारे जेट स्ट्रीम होते हैं। वी फाइंड आवर जेट स्ट्रीम्स इन दिस पॉज। क्लियर है? अब क्योंकि ये ट्रोपोपॉज के इतना ऊपर है, ठीक है, ट्रोपोपॉज के इतना ऊपर है, ट्रोपोपॉज क्लियर हो चुका, अभी स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना? अच्छा, ट्रोपोस्फियर, सॉरी, ट्रोपोस्फियर के इतना ऊपर है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होने वाला है, इतने ऊंचाई पे है, ठीक है। दिस इज अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स हाई पे, ठीक है ना? हमारे अर्थ के सरफेस से 8 to 10 किलोमीटर्स के हाई पे है, ठीक है ना? 8 to 10, 8 to 11 भाई, ठीक है, 8 to 10 किलोमीटर्स के हाई पे है। कोई बिल्डिंग है क्या 8 किलोमीटर ऊंची? इज देयर एनी बिल्डिंग विच इज 8 to 10 किलोमीटर्स हाई? देखी तो नहीं ना? हाँ। हिमालय पर्वत की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर्स। तो हिमालय पर्वत है करीब करीब 8 किलोमीटर, है ना? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 साढ़े 8 किलोमीटर का अपना हिमालय है। तो हिमालय ऊंचा तो बिल्डिंग होगा नहीं, राइट? तो जनरली हिमालय को छोड़ दो, सिर्फ हिमालय को छोड़ दो, तो इस हाइट पे, जिस हाइट पे ये जेट स्ट्रीम्स है, उस हाइट पे और कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए? इज देयर एनी मोर ऑब्स्ट्रक्शन एट दैट हाइट? कोई पेड़ उतना जाता है? नहीं, है ना? हिमालय को छोड़कर और कोई भी उतना ऊपर नहीं पहुंचता, राइट? इसका मतलब यहाँ पे ये जो हवा अटकी हुई है, इसके लिए रुकावट बिल्कुल नहीं है, इसका रास्ता एकदम साफ है, ठीक है ना? इसका रास्ता एकदम साफ है, बिकॉज ऑफ विच ये बहुत ही तेज रफ्तार से मूव करता है। इट कैन मूव विद अ वेरी वेरी हाई स्पीड बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन देयर,
समझ आ रही बात? ओके, तो इसकी जो रफ्तार होती है ये करीब करीब 250 से 280 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से जाती है। ठीक है, 250 टू 280 किलोमीटर पर आवर के एवरेज वेलोसिटी से करीब करीब ये 300 भी पहुंच जाता है कई बार, कई ये 320 भी हो जाता है। ठीक है, तो 250 से 280 जो है इसका एवरेज है। ठीक है ना? अब मूवमेंट कैसे कर रहा है? अब तो हमने ये देख लिया कि वहां पे हवा कुछ अटक गई थी, दैट वाज एयर। हाउ डिड दिस पार्टिकल ऑफ एयर स्टार्ट मूविंग? द सिंपल रीजन इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ घूम रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? हर चीज को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। इट मेक्स एवरीथिंग बेंट। सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ, दिस एयर विच वॉज स्टक इन बिटवीन द टू लेयर्स, दो सेल के बीच में, हेडली सेल और फेरल के सेल में जो बीच में फंस गया था, उस हवा के पार्टिकल को हिलने में कौन हेल्प कर रहा है और मूवमेंट करने में कौन हेल्प कर रहा है? द मूवमेंट ऑफ और द रोटेशन ऑफ अर्थ। नाउ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ व्हाट विल हैपन? इट विल अंडरगो कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स लगेगा। अब कोरियोलिस फोर्स किसी भी चीज को क्या करता है? उसको फोर्स लगाकर टेढ़ा मेढ़ा चलाता है। दिस इज वाई ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है जो, दिस इज वाई वी विल ऑलवेज फाइंड देम टू बी meandering। meandering समझ में आया? Why are they meandering? Why are this jet stream meandering? रात को ज्यादा हो गया था? अरे what is the cause of meandering? Is it McDowell's 100 or the Coriolis force? Yes, rotation of Earth combined with Coriolis force. ठीक है? So now these are the facts that we need to know about jet stream. So jet stream are fast moving, narrow, meandering air currents in the atmosphere of some planets, including Earth. In Earth, where it is? It is in the tropopause. Tropopause पे है. There are strong winds in the high part of atmosphere, around 8 to 10 kilometers long. These bands of winds are thousands of miles long and hundreds of miles wide. Speeds can be around 250 km per hour to around 300 km per hour. Since these are strong and fast blowing winds, they are very helpful for aircrafts. So जितने भी इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बोइंग 707 सुना होगा आपने, ठीक है, तो ये सारे जितने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स है, दे ऑल प्रेफर ट्रैवलिंग एट दिस हाई, क्योंकि यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है, इनको मतलब इनका फ्यूल खर्चा बहुत कम होता है। ये इस हाई पे चले जाते हैं जब, तो 250 से 300, यस, एयरबस 380 तो लोकल चलता है, ठीक है, ये तो अपने इंटरनल उसमें एयरबस 320 है वो, ठीक है, जनरली जो हम लोग इंडिगो के फ्लाइट्स देखते हैं दैट इज एयरबस 320, वो नहीं चलते उतने ऊपर। ये जो बोइंग वाले हैं, ठीक है, जो बोइंग वाले हैं, जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है, दे ऑलवेज प्रेफर फ्लाइंग एट ट्रोपोपॉज। व्हाई? बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम उनको मदद करता है एक जगह से दूसरे जगह विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में। क्लियर है? तो ये जो जेट स्ट्रीम हमारे चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा है, तो ये बहुत ही चौड़ा होता है, ठीक है ना, अराउंड 100 miles वाइड एंड 100 miles लॉन्ग एंड हैविंग अ स्पीड ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दे मूव। सो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट द जेट स्ट्रीम्स। क्लियर है यहां तक? अभी जेट स्ट्रीम क्यों पढ़ा? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से, वन डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम, टू इट विल बी यूजफुल फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून। पहला तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आएगा, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून में आएगा, ठीक है ना। सो देयर वी विल सी। सो अब हम लोग इंडियन मानसून देखेंगे। फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे ये सब कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होंगे इसके। whatever we have studied so far, they are all various contributing factors of Indian monsoon. Now we will understand with logic कि how these factors are going to affect the Indian monsoon. हमारे यहाँ पे बारिश होगी तो कब होगी, ठीक है ना, कैसे पता लगेगा हमें? न्यूज़पेपर देखकर जब हम लोग कोई चीज पढ़ेंगे तो अब इसको हम लोग रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंडियन मानसून?
First is high pressure at Madagascar. Now where is Madagascar? Madagascar is here. ठीक है, so this is basically the dash horse latitude. ठीक है, तो ये इसके वजह से यहाँ पे क्या है कि मैडागास्कर में हाई प्रेशर है. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? किसी को सब ट्रॉपिकल हाई बोलने में मजा नहीं आ रहा क्या? हॉर्स लैटिट्यूड कर रहे हो. मतलब जनरल कॉमन नाम जो है उसका वो है सब ट्रॉपिकल हाई. ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड स्टोरी के बाद नहीं. अच्छा, ओके, ठीक है. तो ये फैक्टर इसके आगे हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, मतलब मैडागास्कर में हाई प्रेशर हो गया तो क्या हुआ. नेक्स्ट इज शिफ्ट इन ITCZ. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको, मजा रोज आता है. अच्छा, नाउ ITCZ के बारे में सुनो. आइडियल कंडीशन के हिसाब से दिस इज द इक्वेटर, जो कि काफी गर्म होना चाहिए. इसके वजह से सब ट्रॉपिकल हाई से, ठीक है, जो ईस्टर्लीज है वो इस डायरेक्शन में ऐसे आती है नीचे से, और इस डायरेक्शन में ऐसे आती है ऊपर से. राइट, अभी देखा था हमने. ठीक है, तो आइडियल कंडीशन के हिसाब से हमारे इक्वेटर पे ITCZ बनना चाहिए. थोड़ी देर पहले बताया था ITCZ क्या होता है. करेक्ट, ऐसा ही कुछ होना चाहिए. नाउ दिस इज द आइडियल सिचुएशन. ठीक है, बट ये तो तब होगा ना जब अर्थ सीधा होगा. अब अगर हमने अर्थ को मोड़ दिया, ऐसा हो गया, तो ITCZ शिफ्ट होगा. ITCZ शिफ्ट हो जाएगा जब इक्वेटर ऐसा टेढ़ा हो चुका है, ऐसा. यस, ओके, दैट मीन्स व्हेन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, दैट मीन्स व्हेन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर is receiving the sunlight, at that time the ITCZ should move towards the northern hemisphere. Right or wrong? Similarly, when the tropic of Capricorn is receiving the sunlight, the ITCZ should ideally move towards the southern hemisphere. Right or wrong? Okay, so this is something we are going to see here. अब ये देखो, ये है आपका इक्वेटर जो मैंने अभी यहाँ पे अपने आप से ड्रॉ किया. दिस इज द इक्वेटर. ठीक है, अब कल ही हमने देखा था इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वी हैव मोर ऑफ लैंड पार्ट. राइट, हमारे पास लैंड पार्ट ज्यादा है. इन द सदर्न हेमिस्फीयर वाटर पार्ट ज्यादा है, और वो आपको अभी भी दिख रहा होगा मैप में. राइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट जब धूप यहाँ आएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आएगी, नाउ व्हाट विल हैपन. नाउ बिकॉज देयर इज मोर ऑफ लैंड पार्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड लैंड जल्दी हीट हो जाता है. ठीक है ना, लैंड क्या होता है, जल्दी हीट हो जाता है. तो जिस जगह पे ज्यादा हीट होगा उस जगह पे ही लो प्रेशर बनना चाहिए. और ITCZ क्या था? ITCZ लो प्रेशर था. समझ आ रही बात? Are you understanding what I'm saying? I'm saying that when the sunlight is towards the northern part, the sunlight is towards the tropic of Cancer. At that time, the heat is in the northern part. Now in the northern part, there is more of land part. Land ज्यादा है. लैंड ज्यादा होने के कारण कल ही हमने देखा था कि समुद्र और लैंड में जल्दी गर्म कौन होता है? लैंड होता है. तो लैंड अगर जल्दी गर्म होगा तो वहां से हवा ऊपर जाएगी, वहां से हवा ऊपर जाएगी तो वहां पे क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा.
और जहां पे लो प्रेशर बनेगा वहीं पे ITCZ बनेगा. सो दिस इज व्हाई यू सी कि ITCZ ड्यूरिंग समर, हमारे यहाँ पे जब समर होता है तो उस टाइम पे ITCZ देखो कैसे मूव कर रहा है. द पार्ट वेयर देर इज सी, एट दैट प्लेस इट इज क्वाइट क्लोजर टू द इक्वेटर, वहां पे काफी क्लोज है वो इक्वेटर से, राइट. उसके बाद यहाँ पे भी देखो इट इज स्टिल क्लोजर टू द इक्वेटर. बट एज सून एज अफ्रीका कम्स, एज सून एज सऊदी अरेबिया कम्स, एज सून एज इंडिया कम्स, ये सारा लैंड एरिया है, तो इसमें ITCZ इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंड पार्ट. Again, when there is sea, it is again aligning itself with the sea part. Is the observation correct? Similarly, during our winter, when the sunlight is towards southern hemisphere, at that time, again I am drawing the equator. At that time, जिस जगह पे लैंड है उस जगह पे देखो ये काफी दूर हट गया ITCZ लाइन. जिस जगह पे समुंदर है उस जगह पे देखो काफी क्लोज है ये. ठीक है ना? इज दैट द ऑब्जर्वेशन? Any doubts in this? पक्का? I'm not seeing many people reply. काफी लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है. ऑन करके कुछ और तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं करना है, नए लोग नहीं कर रहे. ओके, अच्छा, नॉट कच्चा, ओके, ठीक है. हाई प्रेशर एट मैडागास्कर, शिफ्ट ऑफ ITCZ. अभी हम लोग इसको मतलब मॉनसून के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं अभी भी आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझा रहा हूँ. जब कनेक्ट करेंगे तब मजा आएगा. नाउ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अब ये क्या होता है? नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसके लिए थोड़ा सा अच्छा ज्योग्राफी आना चाहिए. जो नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. फोकस ऑन दिस एरिया, इतने एरिया पे फोकस करो. एज यू नो, इंडिया के इस पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, राइट. इसका मतलब करीब करीब इस जोन में सब ट्रॉपिकल हाई होगा. दिस जोन शुड हैव द सब ट्रॉपिकल हाई. अगर इस जोन में सब ट्रॉपिकल हाई होगा तो इसी के ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनने वाला. इफ दिस जोन is having the subtropical high, then this is where the subtropical jet stream should lie, right. Now this is Mediterranean Sea. ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, this is Mediterranean Sea, जो कल हम लोग पढ़ भी रहे थे ना शाम वाले क्लास में. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमने देखा था मेडिटेरेनियन सी के बारे में. सो दिस इज द मेडिटेरेनियन सी. नाउ दिस इज द सी पार्ट, ठीक है, एंड ऑल दिस आर द लैंड पार्ट. अब इंडिया में यहाँ पे हिमालय का पर्वत है, ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर हिमालयज है. उसके बाद ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट है, दिस होल पार्ट, दिस इज टिबेटियन प्लेटू. ठीक है, ये क्या है? टिबेटियन प्लेटू. अब आई एम स्किपिंग इट टू द लिटिल फर्दर पार्ट जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू एक्सप्लेन थिंग्स. हमारे इंडिया में जो बारिश आती है वो यहाँ से आती है, सोमालियन साइड से आती है ऐसे, ठीक है. और यहाँ से आने के बाद कुछ पार्ट यहाँ से ऐसे आता है, कुछ पार्ट यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है हमारे इधर, वेस्टर्न घाट से सह्याद्री है, उसके बाद यहाँ पे अरेवली रेंज है, जिसके वजह से मॉनसून जो है, मॉनसून के विंड्स यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमकर इंडिया के इस वाले पार्ट में बारिश करवाते हैं. अब इसके बाद ये ऊपर भी नहीं जा पाते बिकॉज यहाँ पे हिमालयज है, ठीक है ना. इट कैनॉट गो अप फर्दर अप इन टिबेट. व्हाई? बिकॉज देयर इज हिमालयन रेंज. ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, सारा बारिश इधर ही हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से ये पीछे वाला जो साइड है टिबेटियन प्लेटू, इसको बारिश नहीं मिलती.
तो इस जगह को बारिश नहीं मिलती और ये एक प्लेटू एरिया है। तो कल ही मैंने बताया था ना, पहले तो सनलाइट पहाड़ पे पड़ती है, पहाड़ के बाद प्लेटू और प्लेटू के बाद जमीन पे। अब इस एरिया में सनलाइट भी बहुत है, बारिश भी नहीं है, तो क्या बन जाएगा? व्हाट विल इट बिकम? हॉट पैन, राइट। तो इसको टिबेटियन हॉट पैन कहा जाता है। दिस एरिया इज कॉल्ड एज टिबेटियन हॉट पैन। ठीक है। तो जब ये हॉट पैन बनेगा तो obvious सी बात है, यहाँ से हवा ऊपर जाएगी। ठीक है, गर्म हो जाएगा तो हवा ऊपर जाएगी, हवा ऊपर जाएगी तो इट विल क्रिएट अ लो प्रेशर, राइट। समझ आ रही है यहाँ तक बात? यस। एज आई सेड कि इसी जोन के ऊपर, करीब करीब इसी जोन के ऊपर आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जा रहा था। ठीक है, क्या जा रहा था? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अभी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये 8 से 10 किलोमीटर ऊपर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द लैंड मास इट इज 10 टू 8 टू 10 किलोमीटर हाई। व्हाट हैपेंस, जैसे ही ये टिबेटियन प्लेटू से हवा ऊपर की तरफ उठती है, ये हवा जैसे ही ऊपर उठती है, इसको आकर जोर से मारता है जेट स्ट्रीम 250 की रफ्तार से। अरे बात समझ में? तो एक कार चल रही है 250 किलोमीटर पर आवर से, और कोई साइकिल लेके ऐसे जा रहा है। ठीक है, समवन इज ट्रैवलिंग विद अ साइकिल, और कोई कार जा रही है 250 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, क्या हल होगा? राम नाम सत्य होगा। ठीक है, राइट। सो सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। ये जो हवा थी यहाँ से, जो टिबेटियन से ऊपर उठा था, वो जो हवा है उसको इतना जोर से टक्कर मारता है ये जेट स्ट्रीम कि यहाँ से पूरा कर्व हो जाता है ऐसे। इट कर्व्स लाइक दिस। ये यहाँ से जा रहा था ऐसे, ऊपर जा रहा था, टक्कर मार दी, पूरा घूम गया, पूरा घूमकर वो इस तरीके से ऐसे आता है। हरी बात समझ में? इट कम्स एंड कर्व्स इन दिस वे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वाई ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम? बिकॉज अब देखो, आप लोगों का ना लॉजिक बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन योर लॉजिक इज वर्किंग वेरी वेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम? बिकॉज ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर के तरफ ईस्टर्ली विंड्स ऐसे आते हैं ना, सो दैट इज वाई यहाँ से टक्कर खाने के बाद ये जब मुड़ा, सो ये ऐसे मुड़ा। दिख रहा है डायरेक्शन ईस्टर्ली विंड्स के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया थर्ड फैक्टर विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियन मॉनसून। ये तीसरा फैक्टर है। ठीक है, अभी ये सारे फैक्टर्स को हमने कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं किए, वी हैव नॉट स्टिल कनेक्टेड द डॉट्स, वी विल कनेक्ट इट। सो ये हो गया हमारा हाई प्रेशर एट मेडागास्कर, शिफ्ट ऑफ ITCZ, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। नाउ सोमालियन जेट स्ट्रीम, आई विल टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट लेटर, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज ENSO, अल नीना, नहीं, अल नीनो ला नीना सदर्न ऑसिलेशन। Now this takes place in the Pacific Ocean between South America and Australia. तो क्या ये भी इंडिया के मॉनसून में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? यस, बहुत बड़ा। ठीक है, वेरी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। कैसे, क्यों, समझते हैं। वेर इज पैसिफिक ओशन? हियर, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये साउथ अमेरिका है। तो आप इसको ऐसे समझो, ये ग्लोब है ना, तो ग्लोब इज राउंड, तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, पीछे से जुड़ जाएंगे। सो व्हेन दिस टू पार्ट्स जॉइन,
ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे, साउथ अमेरिका। यू अंडरस्टैंडिंग? जब मैं इसको ऐसे रोल कर दूंगा इस मैप को, सो साउथ, ये ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट पे होना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जोन। इस जोन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इनके बीच में कुछ होता है, क्या होता है देखते हैं। अच्छा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे हॉटेस्ट ओशन कौन सा है? जो सबसे ज्यादा गर्म रहता है, दुनिया का सबसे हॉटेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक है। ठीक है, पैसिफिक ओशन इज द हॉटेस्ट ओशन। सेकेंड इज इंडियन ओशन। पैसिफिक के बाद इंडियन ओशन हॉट है। ठीक है ना? अब लाइन मत मारना हॉट है तो। ठीक है, दिस इज डिफरेंट हॉट, दिस इज टेम्परेचर वाइज हॉट। चलो, लेट अस टॉक अबाउट पैसिफिक ओशन। हाँ हाँ, बच्चे हैं हम, हाँ हाँ, बिल्कुल मन के सच्चे। तो मैं तो बोल रहा था पैसिफिक ओशन हॉट है, तुम क्या समझते हो? मैं तो मैप पे लाइन मारने की बात कर रहा था। चलो, कम बैक टू द टॉपिक। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ENSO। ठीक है, व्हाट इज ENSO? अल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेशन? ऑसिलेशन का क्या मतलब है? हैव यू सीन अ पेंडुलम? Yes. So when I pull it to this point, then I release it. It will keep on moving from this point to that point and that point to this point, right? And this is what is called as oscillation. So ऐसे ही कुछ होने वाला है यहाँ पे. Similar thing is going to happen over here. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में होगा, क्या होगा देखते हैं. As I told you कि पैसिफिक ओशन क्या है, गर्म है काफी, इट इज क्वाइट हॉट. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो जोन है इनके बीचों बीच, ठीक है, इस जगह पे गर्मी काफी ज्यादा होती है. दिस इज द पॉइंट वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ हीट. ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ द ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स हमने देखा था यहाँ से, ये सदर्न हेमिस्फीयर है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में एवरीथिंग शुड गो इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज गोइंग इन दिस वे. सो व्हाट हैपेंस, ये जो गर्म वाला पार्ट है, ये जो गर्म पानी है, इसको वो इस डायरेक्शन में पुश करता है. कौन? ईस्टर्ली विंड्स. Easterly winds will push the hotter part of the Pacific Ocean towards the eastern coast of Australia. Towards the eastern coast of Australia. तो धीरे 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 क्या होगा कि ये वाला जो गर्म पानी है ये पहुंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट के किनारे पे. ठीक है ना? अब गर्म हवा जाएगी उधर, गर्म पानी जाएगा उधर, तो यहाँ पे इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा. इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा तो यहाँ पे बादल बनेंगे, यहाँ पे बादल बनेंगे तो उससे क्या होगी, बारिश होगी, है ना. और यहाँ पे इतनी खतरनाक बारिश होगी कि इस टाइम पे इस कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे फ्लड कंडीशंस तैयार हो जाएंगे. दिस इज गोइंग टू क्रिएट फ्लड कंडीशन ओवर हियर. क्या एवरी ईयर फ्लड होगा? नहीं. ठीक है, बारिश होगी. दिस इज हाउ द ऑस्ट्रेलिया रिसीव्स इट्स रेन. ठीक है, इन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे इस तरीके से उसको बारिश मिलता है, कई बार फ्लड हो जाता है. ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस, अब जिस जगह में गर्म पानी था, आपने हमेशा देखा होगा, कभी गर्म पानी बनाया आपने? वो जो एक तरीका होता है ना, पुराना तरीका, ये बकेट है, इस बकेट के अंदर हम जनरली वो एक हीटर होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दो, हाँ, कॉइल वाला, राइट. सो ये वाला जो हीटर है, इसको आपने कभी यूज करके देखा होगा. 5 मिनट तक उसको हीट करने के बाद आपको ऊपर का पानी गर्म मिलता है, ठीक है, बट नीचे का पानी जो है जनरली ठंडा रह जाता है. हुआ ऐसा?
दिस ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कहते हैं इसको। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एज कन्वेक्शन। तो अब इस जगह पे ठंडा पानी मतलब गर्म पानी था जो कि इस तरफ चला गया, ठीक है। डेंसिटी क्या नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डेंसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। कि बाय कन्वेक्शन द हॉट एयर राइजेस अप, कोल्डर वेयर एयर गोज डाउन। सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर वाटर, सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो एज द हॉट एयर मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नाउ व्हाट हैपेंड, इसके नीचे जो ठंडा पानी होगा, अब इसको ऐसे समझो, ठीक है। ये एक टब है, इस टब में ऊपर गर्म पानी था, ठीक है। इस टब में क्या था, ऊपर गर्म पानी था और नीचे जो है ठंडा पानी था, ठीक है। दिस इज कोल्ड वाटर, ठीक है। इज anomalous behavior of water also the same reason? No, anomalous behavior of water is because 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अटेंड्स इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मतलब ये इसका एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आइस क्यूब वाला क्वेश्चन। कि नॉर्मली अगर आप कोई भी चीज का आइस, जैसे आइस क्यूब है, वैसे अगर आप कोई सॉलिड लेते हो पानी में डालते हो तो क्या होगा, डूब जाएगा। बट आइस क्यूब फ्लोट करता है, क्यों? क्योंकि आइस जो है वो 0 डिग्री पे है, तभी तो आइस है, 0 और लेस देन 0, ठीक है ना। एंड वाटर का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो क्या वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा? विल इट फ्रीज? आंसर इज नो। तो इसीलिए ग्लास में जो नीचे का पानी है विच इज एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मच डेंसर देन द आइस क्यूब विच इज फ्लोटिंग ओवर देयर। ये आइस क्यूब 0 पे है तो उसकी डेंसिटी कम है, तो जिस चीज की डेंसिटी कम है वो फ्लोट होती है। ये है एनॉमलस क्या बोलते हैं बिहेवियर ऑफ वाटर का है वो। अभी जो मैंने बताया फिलहाल वो तो कन्वेक्शन है, सिंपल कन्वेक्शन है, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट डिड आई से? आई सेड दैट कि ऑलरेडी दिस वार्म वाटर, ये जो गर्म पानी था, इट हैज ऑलरेडी मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो अगर ये ईस्टर्न कोस्ट पे चला गया है तो उसके नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ गया होगा, ठीक है ना। उसके नीचे जो ठंडा पानी है, नाउ इट मस्ट हैव कम अप इन प्लेस ऑफ द वार्म वाटर। हरी बात समझ में? यस। सो नाउ यहाँ पे है कोल्ड वाटर, ये वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे क्या है, गर्म है। और इस पूरे एरिया में क्या हो गया, इस पूरे एरिया में आ गया कोल्ड वाटर, राइट। बट मछलियां जो है वो कभी भी ऊपर तो रहती नहीं है, इट विल नेवर स्टे अप। यहाँ पे वार्म वाटर जहाँ पे था वहां पे तो मछलियां रहेंगी नहीं, मछलियां हमेशा डीपर वाटर में रहती है। दे ऑलवेज प्रेफर स्टेइंग ओवर हियर, ठीक है। और इसी में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होगा, ठंडे पानी में। न्यूट्रिशन कभी भी ऊपर के लेयर में नहीं मिलेगा पानी के, ऑलवेज द न्यूट्रिशन विल बी इन द लोअर लेयर्स। बट बिकॉज दिस वार्मर लेयर हैव गॉन अवे, अब ये वार्म लेयर चला गया है, इसलिए ऑल द कोल्ड वाटर विल कम अप एंड along with that all the nutrition will also come up। अब न्यूट्रिशन के पीछे पीछे कौन आएगा? who will come behind this nutrition? the fish will come there, right। मछली आ जाएगी, yes। तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ठंडा पानी आ गया, ठीक है, ये वाला एरिया जहाँ पे अब ठंडा पानी आ गया, उस ठंडे पानी के पीछे पीछे मछली आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस जो है ये तो बाढ़ में उलझे हुए हैं, ठीक है, इधर तो बाढ़ चल रहा है। दूसरे तरफ ये जो कंट्री है दिस इज पेरू, यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है पेरू, उसके नीचे है चील, ठीक है। ये पेरू, चील, ये सारे जो कंट्रीज है इनके यहाँ पे उस टाइम पे होता है फिशिंग फेस्टिवल, ठीक है। सो एट दैट टाइम यहाँ पे वो लोग फिशिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पे बहुत मछलियां मिलती है उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग मर रहे हैं इधर, ठीक है, और ये लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं, सो दे आर एंजॉइंग। ये जो कंडीशन मैंने बताया, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ला नीना, in which the warm water goes towards the eastern coast of Australia and the colder water comes near the coast of Peru and they enjoy their fish curry rice,
क्लियर है ये कंडीशन? Is this condition clear to everyone? Now, as I told you, कि oscillation will take place. Always it will not stay permanent towards the coast of Australia. ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा. It will oscillate. Now what happens is, as I already told you कि यहाँ से ईस्टर्ली विंड्स आती है जो कि धक्का मार के इस वार्म एयर को इस डायरेक्शन में या वार्म वाटर को इस डायरेक्शन में धक्का दे देती है. बट इफ यू रिमेंबर सम टाइम बैक आई टोल्ड यू कि जो वेस्टर्ली विंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज परमानेंट. ईस्टर्ली विंड को परमानेंट नहीं कहा मैंने, वेस्टर्ली को परमानेंट कहा. याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले कहा था. सो इसका मतलब ईस्टर्ली विंड जो है, इसका मतलब ईस्टर्ली विंड जो है वो कभी कभार कमजोर पड़ जाती है. समटाइम्स इट माइट बिकम वीक. ईस्टर्ली विंड्स जो है समटाइम्स इट माइट बिकम वीक. जब ईस्टर्ली वीक हो जाता है at that time the warmer air which was here will move towards this zone. जो गर्म वाला जोन था वो अब यहाँ पे पेरू की तरफ आएगा. अब ऑस्ट्रेलियंस खुश होंगे, बड़े मजे मजे कर रहे थे ना. हम लोग यहाँ पे बाढ़ में मर रहे थे तो वहां पे मछलियां खा रहे थे. अब ये वार्म एयर इधर आया. अब वार्म एयर जब इधर आएगा तो अब पेरू वालों की बैंड बजेगी. इस एरिया में फ्लड हो जाएगा. ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलियंस भी कुछ एंजॉय नहीं कर रहे होंगे. एट दिस टाइम ऑस्ट्रेलियंस विल आल्सो नॉट एंजॉय एनीथिंग. एट दिस टाइम व्हाट हैपेंस इज बिकॉज देयर वाज नो प्रेशर हियर. रिपीट, मैंने ये कहा कि जो ईस्टर्ली विंड्स है जो इस डायरेक्शन में वार्म एयर को भेजता है, यहाँ से धक्का मार के इधर भेजता है, वो वीक हो गई है. इट इज ऑलमोस्ट नॉट देयर. ना के बराबर ईस्टर्ली है बिकॉज इट इज नॉट परमानेंट. ऐसा हो सकता है. ठीक है ना. अगर ये वीक पड़ जाती है तो वीक पड़ जाने पे यहाँ पे जो गर्म पानी है वो यहाँ पे पेरू कोस्ट और चील कोस्ट की तरफ आता है. जब ये पेरू कोस्ट और चील कोस्ट की तरफ आता है तो अब यहाँ पे सेम कंडीशन होगा जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ. यहाँ पे बारिश हो जाएगी. सो इट विल मेक फ्लड लाइक कंडीशंस हियर. यहाँ पे बारिश होगी. बट ऑन द अदर हैंड अब इस डायरेक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा. इस डायरेक्शन में कुछ नहीं हो रहा तो ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न कोस्ट विल फेस सिवियर ड्रॉट. ठीक है ना. यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आएगा. ठीक है ना. और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे जब ड्रॉट कंडीशन आता है यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल वगैरह है. A lot of jungles are there in this zone. So because of this drought condition, the temperature becomes very high. तो यहाँ पे bush fire हो सकता है. So do you remember bush fire 2 years back or 3 years back in 2019 December? एक bush fire हुआ था. बहुत सारे एनिमल्स मारे गए थे. आप लोग 2-3 साल छोटे थे तब. But do you remember? If you have your mobile handy, what you can just quickly do is search for the map कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट में बुश फायर हुआ था. You'll get your answer. ठीक है. Just see the map. In which part of Australia did the bushfire take place? If you have it handy, do it right now. गूगल में 2-3 वर्ड लिखने में तो आप लोग एक्सपर्ट होंगे, है ना. आजकल ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है. So you might be expert in finding anything in Google. देख लिया. क्या बात है. ऊर्जा इज वेरी फास्ट. So what side is it? What side it is? Eastern. Eastern and southern ना, मतलब यही वाला part towards the east of Australia. So it is because of this condition which was created, and this is called as El Nino effect. अरे रुचिता, इतना भी नहीं ढूंढना था. मैप देखना था, मैप में कौन सा साइड में है. यस यस, एडिलेड्स एंड ऑल दोस पार्ट्स, राइट. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज अल नीनो इफेक्ट. क्लियर है?
अल नीनो में किसी को डाउट? हाँ, इनका दुख काहे खत्म नहीं होता, ये रोते रहते हैं। या तो यहाँ पे फ्लड आ जाता है, या तो यहाँ पे ड्रॉट आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है। ठीक है, वहां पे जंगल वगैरह इसीलिए भरे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वहां तो या तो फ्लड आएगा या तो ड्रॉट आएगा, खुश कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, और साउथ अमेरिका में या तो फिश खाएंगे या तो डूब मरेंगे। ठीक है। अब गुड थिंग इज दैट कि अल नीनो कंडीशन फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है, अभी जो हमने देखा अल नीनो, ये कंडीशन फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है, दिस टेक प्लेस वंस इन 4 to 5 years, 4-5 साल में एक बार होता है। ठीक है, नाउ अल नीनो होना इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। जब अल नीनो होता है इंडिया में भी ड्रॉट आता है। ठीक है ना, जब अल नीनो होता है उस टाइम पे इंडिया में भी ड्रॉट आता है। अब समझो क्यों, वाई। आई टोल्ड यू कि ये मैडागास्कर में हाई प्रेशर है, इस मैडागास्कर में हाई प्रेशर है, राइट। नाउ ये ITCZ में लो प्रेशर है, Madagascar is having high pressure, ITCZ is having low pressure, right? नॉर्मली इंडिया में यहाँ से वहां पे विंड ब्लो करके हमें बारिश देता है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको, इंडिया का रेनफॉल इस डायरेक्शन से आता है। ठीक है ना, नाउ दिस विल हैपन ओनली व्हेन ईस्टर्ली विंड्स बहुत स्ट्रांग होंगी। ईस्टर्ली विंड इसको मुड़कर इधर आने नहीं देगा, इट विल नॉट अलाउ दिस टू कम इन दिस वे। हरी बात समझ में? बट लेट से कि अल नीनो कंडीशन हुआ, ईस्टर्ली विंड्स यहाँ से स्ट्रांग नहीं है, दिस ईस्टर्ली विंड्स इज नॉट स्ट्रांग एनीमोर, देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज दिस इज अ हाई प्रेशर जोन। ठीक है, यहाँ पे लेट से कि साउथ अमेरिका इज देयर, और यहाँ पे अल नीनो के ये हाँ, अल नीनो के वहां पे जाने की वजह से यहाँ पे इज लो प्रेशर जोन। सो बिकॉज दिस इज इन द सेम hemisphere, southern hemisphere, hence the wind will go in this direction and it will cut off the wind coming to India, so because of which India is also going to face drought condition. Now if you remember in 2017 2018 पुणे में भी हर 5-5 दिन छोड़ छोड़ के पानी आ रहा था, कहीं पे 3 दिन बाद आ रहा था, कहीं पे 2 दिन बाद आ रहा था। ऐसे कुछ सिचुएशन फेस करना पड़ा था हमें 2017-18 के आसपास, है ना। जितने भी सर्विस सेंटर्स थे, सर्विस सेंटर में गाड़ी धोना बंद कर दिया था। फिर से इंडिया वाला पॉइंट बता दीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये है मैडागास्कर का हाई प्रेशर, और मैंने कहा कि ITCZ जो है ये है लो प्रेशर। सो नॉर्मली वी रिसीव रेनफॉल इन दिस वे, यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल नीनो की वजह से लो प्रेशर बना हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने ये कहा कि अगर अल नीनो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, अल नीनो इफेक्ट इज गोइंग ऑन, देन व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ से ईस्टर्ली विंड स्ट्रांग नहीं है, सो इट इज नॉट एबल टू ऑब्स्ट्रक्ट इट इन दिस वे। अगर स्ट्रांग होता तो इसको मुड़ने नहीं देता इधर। अगर ईस्टर्ली विंड स्ट्रांग होते तो फिर ये जो मैडागास्कर से हाई प्रेशर विंड है वो इंडिया में ही आता, वो मुड़ नहीं पाता ऐसे, बिकॉज यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन मिलता उसको। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है ना, क्यों, ईस्टर्ली बहुत वीक हो गई है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से सारा जो विंड है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, और इंडिया को बारिश नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इंडिया फेस दिस इन 2017-18 के आसपास। सर 4 to 5 ईयर में रेन साउथ अमेरिका में ज्यादा होता है, यस राइट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स इन दिस प्लेस। 4-5 साल में एक बार बारिश हो रही है, इसलिए इस एरिया में ज्यादा डेजर्ट्स है। सो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, दैट इज अटकामा। अटकामा डेजर्ट यहाँ पे है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक? Okay, so today we covered high pressure at Madagascar, shift of ITCZ, tropical easterly jet stream. सोमालियन में कल बताऊंगा, अल नीनो ला नीना हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल बताऊंगा, इंडियन डाइपोल मूवमेंट कल बताऊंगा। वंस वी लर्न ऑल द कंसेप्ट्स, ये जितने भी ये सब पे टिक हो गए,
उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू टोटालिटी में इंडियन मानसून कैसे हो रहा है। वंस यू गेट टू दैट, तो आपका इंडियन मानसून एकदम क्लियर हो जाएगा। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो टुमारो विल कम टू नो इंडिया में बारिश कब होगी कब नहीं होगी, आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। यू कैन बिकम IMD, ठीक है। IMD क्या है? व्हाट इज IMD? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यस। सो बेसिकली अभी अगर आप न्यूज पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि IMD ने फोरकास्ट किया कि 8 to 10 स्टेट्स में अभी बारिश होने वाली है। ये अभी हाल फिलहाल का ही न्यूज था। महाराष्ट्र वाज आल्सो वन ऑफ दोज 8 to 10 स्टेट्स जहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो टेल यू एन ऐप, उस पे आप प्रेशर कंडीशंस देखकर, इंडिया के आसपास के प्रेशर कंडीशंस देखकर आप खुद पता लगा पाओगे कि अब बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐप तो अभी बता देता हूँ, देयर इज अ ऐप कॉल्ड एज विंडी ऐप, ठीक है। हाँ, अपुनिज भगवान है, राइट। तो अपुनिज भगवान कल बनेंगे, आज नहीं, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस ऐप यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द प्रेशर एरियाज एंड यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, ठीक है। चलो, सो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं।